नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूं आपके प्यार और समर्थन के लिए। आज का वीडियो है लीव ट्रैवल कंसेशन रूल्स के ऊपर, जो कि DOPT-OM दिनांक 30 अप्रैल 2024 पर आधारित है। ये वीडियो सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक कंप्लीट गाइड होगा, जिसमें LTC को आसान भाषा और उदाहरणों के साथ समझाया गया है। इस वीडियो को देखकर आप LTC की सभी जानकारियां आसानी से समझ पाएंगे। मेरे पिछले वीडियो में मैंने पेंशन रूल्स पर बात की थी। उसमें मैंने CCS पेंशन रूल्स के पहले 26 नियम को एक्सप्लेन किया था और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन की शुरुआती तारीख, लमसम राशि, ग्रेच्युटी जैसी अन्य सुविधाओं का संक्षिप्त विवरण भी दिया था। UPS की जानकारी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दिनांक 2 सितंबर 2025 पर आधारित थी। मैंने उस नोटिफिकेशन पर एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसमें हर सिनारियो को आसान भाषा और एग्जाम्पल के साथ समझाया है, ताकि किसी भी व्यक्ति को सेवा से बाहर निकलने के समय सभी पहलुओं का स्पष्ट ज्ञान हो। आप उस वीडियो को देखने के लिए ऊपर कार्ड पर क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं। मैंने CCA रूल्स 1965 पर भी वीडियो बनाए हैं और केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी कई अन्य रूल्स और बुक्स पर भी कंटेंट तैयार किया है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मैं इन कठिन सरकारी नियमों को आसानी से समझाने के लिए असली मेहनत करता हूं। साथ ही इसे और मेरे अन्य वीडियोस को अपने दोस्तों और कलीग के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके सभी जान पहचान वाले भी इन नियमों के बारे में नॉलेजेबल बन सके। तो चलिए साथियों, फिर शुरू करते हैं। लीव ट्रैवल कंसेशन का परिचय, LTC का परिचय। दोस्तों, LTC यानी अवकाश यात्रा रियायत सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारी को दी जाने वाली एक सुविधा है। इसका उद्देश्य है कि कर्मचारी अपने होम टाउन या भारत के किसी भी हिस्से में यात्रा कर सके। वर्तमान ब्लॉक है 2022 से 2025 तक। इसे दो भागों में बांटा गया है, 2022-23 और 24-25। इसके क्या विकल्प है? हर 2 वर्षीय ब्लॉक में 2 बार होम टाउन की यात्रा, या एक बार होम टाउन प्लस एक बार भारत के किसी भी स्थान की यात्रा। इसका क्या कवरेज है? यात्रा का पूरा खर्च कर्मचारी और उसके पात्र परिवार के सदस्यों के लिए सरकार देती है। इसकी क्या फ्लेक्सिबिलिटी है? परिवार अलग अलग समय पर और अलग अलग समूह में यात्रा कर सकता है। भारत में किसी भी स्थान वाली यात्रा में अलग अलग जगहों पर जाना भी मान्य है। उदाहरण के तौर पर, कर्मचारी दिल्ली जाता है और उसका परिवार केरल जाता है। दोनों का खर्च उसी ब्लॉक के अंतर्गत मान्य होगा। LTC नियमों की लागू होने की स्थिति, रूल 13। LTC नियम लागू होते हैं केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त कर्मचारियों पर, रक्षा सेवाओं के नागरिक स्टाफ यानी सिविल स्टाफ पर, राज्य सरकार से प्रतिनियुक्त होकर केंद्र में आए कर्मचारियों पर, अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों पर, सेवानिवृत्ति के बाद पुनः नियुक्त कर्मचारियों पर भी ये लागू होता है। इसके मुख्य बिंदु क्या है कि केवल स्थायी कर्मचारी ही नहीं, बल्कि अनुबंध और प्रतिनियुक्त दोनों पर यह सुविधा लागू है। पुनर्नियुक्त पेंशनर भी LTC का लाभ सेवा में रहते हुए उठा सकते हैं। इसकी शर्त यह है कि कुछ मामलों में प्रशासनिक अधिकारी को यह प्रमाणित करना होगा कि सेवा जारी रहने की संभावना है। उदाहरण के तौर पर, कोई राज्य सरकार का अधिकारी जो केंद्र में प्रतिनियुक्त हुआ है, वह भी LTC ले सकता है। सेवानिवृत्त अधिकारी अगर अनुबंध पर दोबारा नियुक्त हुआ है तो वो भी पात्र है। LTC की अपात्रता यानी रूल 14। LTC लागू नहीं होती इन पर। कौन है? जो सरकारी कर्मचारी पूर्णकालिक यानी फुल टाइम सेवा में नहीं है, अस्थायी या फिर दैनिक मजदूरी वाले पर, आकस्मिक वेतनभोगियों पर, रेलवे कर्मचारी, लेकिन एक विशेष छूट है जिसके बारे में आगे बताऊंगा आपको, सशस्त्र बलों पर, आर्म फोर्सेस के सदस्यों पर, विदेश में भारतीय मिशनों में स्थानीय भर्ती वालों पर, जिन्हें पहले से किसी अन्य प्रकार की यात्रा रियायत मिल रही है उन पर। इसके विशेष अपवाद क्या हैं? रेलवे स्टाफ को प्रत्येक 4 साल में एक बार ऑल इंडिया LTC की अनुमति है, CCS LTC रूल 1988 के अंतर्गत। औद्योगिक एवं वर्ग चार्ज स्टाफ, जिन्हें नियमित अवकाश का अधिकार है, वे भी पात्र हैं। स्वायत्त निकायों के अधिकारी अगर प्रतिनियुक्ति पर हैं तो उन्हें अस्थायी सरकारी सेवक माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर, एक रेलवे कर्मचारी हर 4 साल में
एक बार पूरे भारत में एलटीसी ले सकता है, लेकिन होम टाउन एलटीसी नहीं। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी इसके पात्र नहीं है। इसके क्या विशेष प्रावधान है, यानी रूल 2। 1 साल की सेवा पूरी करने के बाद पात्रता बनती है, जो कि है प्रतिनियुक्ति, अनुबंध पर कार्यरत और पुनर्नियुक्ति कर्मचारी भी इसमें शामिल होते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि होम टाउन एलटीसी के लिए कम से कम 2 साल की सेवा आवश्यक है। भारत भ्रमण यानी ऑल इंडिया एलटीसी के लिए 4 साल की सेवा आवश्यक है। अनुबंध कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं उनके लिए क्या है कि यदि प्रारंभिक अनुबंध का 1 वर्ष का है और आगे बढ़ा दिया गया है तो पूरा विस्तारित समय गिना जाएगा। पुनर्नियुक्त पेंशनर्स पर क्या है इसके एप्लीकेबिलिटी, उनकी सेवा पिछली सेवा से निरंतर मानी जाएगी, लेकिन एक ही ब्लॉक में पहले लिया गया लाभ फिर से नहीं मिलेगा। प्रमाणन, प्रशासनिक अधिकारी को पात्रता का प्रमाण देना अनिवार्य है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी अधिकारी ने 2021 में ऑल इंडिया एलटीसी लिया है और 2022 में पुनर्नियुक्त हुआ है, तो अगले ब्लॉक शुरू होने तक वो दोबारा ऑल इंडिया एलटीसी नहीं ले सकता। एलटीसी का क्या क्या दायरा है, लिमिटेशंस क्या है, रूल 3 के अंतर्गत आता है। इसकी कवरेज क्या है, सरकारी सेवक और उसके पात्र परिवार। परिवार की क्या परिभाषा है यहाँ पे, स्पाउस यानी पति या फिर पत्नी, डिपेंडेंट बच्चे, उनकी निर्धारित उम्र हो सकती है या विवाह तक भी हो सकता है। डिपेंडेंट माता पिता, आश्रित माता पिता यदि कर्मचारी के साथ रह रहे हो तो। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, परिवार अलग अलग समूह में और अलग अलग समय पर यात्रा कर सकता है। भारत में किसी भी स्थान जो ऑल इंडिया एलटीसी है वाली यात्रा में परिवार के सदस्य अलग अलग जगह भी जा सकते हैं। इससे क्या वित्तीय लाभ है, यात्रा का पूरा खर्च जो नियमों के अनुसार मान्य है सरकार देती है। इसका उद्देश्य क्या है, पारिवारिक पर्यटन को बढ़ावा देना और भारत के अलग अलग हिस्सों की यात्रा के लिए प्रोत्साहित करना। उदाहरण के तौर पे कर्मचारी कश्मीर की यात्रा करता है और उसके पत्नी बच्चे उसी ब्लॉक में केरल जाते हैं, दोनों यात्रा एलटीसी के अंतर्गत मानी जाएगी। नियम 4, मुख्य परिभाषाएं। सबसे पहले बात करते हैं नियम 4 की मुख्य परिभाषाओं की। भारत में कोई भी स्थान यानी ऑल इंडिया, इसका मतलब है भारत का कोई भी स्थान, चाहे मुख्य भूमि हो या द्वीप जैसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। इसका मतलब है कि यात्रा के लिए किसी जगह पर कोई रोक नहीं है। नियंत्रक अधिकारी, वह अधिकारी जो सप्लीमेंट्री रूल 191 के तहत घोषित किया गया हो। यह अधिकारी एलटीसी दावे को मंजूरी देने और जांचने के लिए जिम्मेदार होता है। अनुशासनात्मक अधिकारी, इसका मतलब वही है जो सीसीए नियम 1965 में लिखा है। यह अधिकारी एलटीसी के गलत या धोखाधड़ी वाले दावे के मामलों में जिम्मेदार होता है। आप अगर सीसीए नियम के बारे में जानना चाहते हैं, ऊपर मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, आप प्लीज़ बाद में इस वीडियो को जाके देखिएगा। नियम 4, परिवार की परिभाषा, भाग 1। अब परिवार की परिभाषा पर ध्यान दें। मुख्य परिवार के सदस्य पत्नी, पति और 2 जीवित अविवाहित बच्चे या स्टेप चिल्ड्रन जो पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी पर निर्भर हो, साथ रहते हो या नहीं, इसमें फर्क नहीं पड़ता। विवाहित बेटियां, विशेष मामलों में यदि बेटी तलाकशुदा, परित्यक्त या विधवा है और पूरी तरह से कर्मचारी पर निर्भर है और उसके साथ रहती है तो उसे परिवार में शामिल माना जाएगा। माता पिता और ससुराल के माता पिता यदि पूरी तरह कर्मचारी पर निर्भर है तो उन्हें परिवार में शामिल किया जाता है, चाहे साथ रहते हो या नहीं। परिवार की परिभाषा, भाग 2। अविवाहित नाबालिग भाई और बहन। नियम कहता है कि अगर किसी कर्मचारी के माता पिता जीवित नहीं हैं या अगर जीवित हैं तो स्वयं पूरी तरह कर्मचारी पर आश्रित हैं, तभी ऐसे नाबालिग यानी 18 साल से कम उम्र के भाई बहन परिवार की परिभाषा में आएंगे। मतलब यह है कि भाई बहन को स्वतः ही शामिल नहीं माना जाएगा। शर्त है कि माता पिता न हो या हो तो पूरी तरह आश्रित हो। उदाहरण के तौर पर किसी कर्मचारी के माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और उसका छोटा भाई 16 साल का है तो वो एलटीसी में परिवार का हिस्सा माना जाएगा। बच्चों पर प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शन ऑन चिल्ड्रन। सामान्य स्थिति में एलटीसी की सुविधा केवल 2 जीवित बच्चों तक ही सीमित है, यानी तीसरे बच्चे के लिए एलटीसी की सुविधा नहीं मिलेगी। लेकिन इस नियम में कुछ विशेष छूटें भी दी गई हैं।
20 अक्टूबर 1997 से पहले जिन कर्मचारियों के 2 से अधिक बच्चे हो चुके थे उन्हें छूट है। मतलब यह है कि प्रतिबंध पुराने बच्चों पर लागू नहीं होगा। अगर प्रतिबंध लागू होने के 1 वर्ष के अंदर कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह भी मान्य होगा। उदाहरण के तौर पर अगर 1997 में यह नियम लागू हुआ और 1998 तक बच्चे हुए तो वे गिने जाएंगे। एक बार में जुड़वा या अधिक बच्चे होने की स्थिति में सभी बच्चे मान्य होंगे। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी के पहले से एक बच्चा है और दूसरी बार जुड़वा बच्चे होते हैं तो सभी तीनों बच्चों को परिवार माना जाएगा। विशेष स्पष्टीकरण। पत्नी की स्थिति। नियम स्पष्ट करता है कि सिर्फ एक पत्नी को परिवार की परिभाषा में शामिल किया जाएगा, लेकिन अगर किसी कर्मचारी का दूसरा विवाह कानूनन सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त है तो दोनों पत्नियां मान्य होंगी। उदाहरण के तौर पर अगर किसी समुदाय या विशेष परिस्थिति में सरकार ने दूसरी शादी की अनुमति दी है तो दोनों पत्नियों को परिवार माना जाएगा और एलटीसी का लाभ दोनों को मिल सकेगा। नियम 4 नोट्स। कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखें। निर्भरता की शर्तें। यह न्यूनतम पारिवारिक पेंशन और महंगाई भत्ता से जुड़ी है। सभी आश्रितों पर लागू होती है सिवाय पति और या फिर पत्नी के। उन्हें एक्चुअली एक इकाई माना जाता है, यूनिट माना जाता है। विशेष मामले। महिला कर्मचारी अगर अपने होम टाउन की यात्रा कर रही है और वह ही शादी करती है तो उसके पति की होम टाउन से मुख्यालय की यात्रा रिइंबर्सेबल है। नई शादी हुई पत्नी का होम टाउन से मुख्यालय आना भी शामिल है। अन्य लाभ क्या क्या हैं? सेवानिवृत्ति से पूर्व अवकाश यानी लीव प्रिपेयर टू रिटायरमेंट के दौरान एलटीसी मिलने का अधिकार है दोनों तरफ की यात्रा के लिए, यदि यात्रा अवकाश समाप्त होने से पहले पूरी हो जाए। नियम 4 होम टाउन और मार्ग। होम टाउन वह शहर, गांव या स्थान जिसे कर्मचारी घोषित करे और नियंत्रक अधिकारी स्वीकार करे। एक बार घोषित करने के बाद इसे बार बार नहीं बदला जा सकता। सबसे छोटा सीधा मार्ग। सप्लीमेंट्री रूल 30 के अनुसार केवल वही दूरी मानी जाएगी जो मुख्य मार्ग से तय की गई है ताकि केवल सही किराया ही दावा किया जा सके। अतिरिक्त जानकारी। अगर परिवार के सदस्य मुख्यालय से दूर रहते हैं तो वे अपनी रहने की जगह से एलटीसी शुरू कर सकते हैं। रियायत उनके पात्र वर्ग और मान्य किराया तक होगी। नियम 5 होम टाउन को बदलना। अंतिम घोषणा। एक बार होम टाउन घोषित और स्वीकार हो जाने के बाद यह अंतिम माना जाएगा। पूरे सेवा में केवल एक बार बदलाव की अनुमति है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट या फिर प्रशासनिक मंत्रालय की स्वीकृति से। स्वीकृति का मापदंड। होम टाउन वही होना चाहिए जहां कर्मचारी सामान्य रूप से रहता है अगर अन्यत्र पोस्टेड ना हो। उदाहरण के तौर पर अगर कोई अधिकारी शुरू में दिल्ली को होम टाउन बताता है लेकिन बाद में जयपुर में स्थायी संबंधी परिवार या फिर संपत्ति साबित करता है तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट एक बार बदलाव को मंजूरी दे सकता है। नियम 6 यात्रा स्थल की घोषणा। पूर्व घोषणा। कर्मचारी को यात्रा शुरू करने से पहले नियंत्रक अधिकारी को अपनी यात्रा स्थल की घोषणा करनी होगी। स्थल परिवर्तन। यात्रा शुरू होने से पहले ही बदलने की अनुमति है। अगर अनिवार्य हो तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट या फिर मंत्रालय इसे माफ कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कर्मचारी ने चेन्नई को यात्रा स्थल घोषित किया लेकिन कोलकाता में मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो परिवर्तन अनुमोदित हो सकता है। इससे पारदर्शिता बनी रहती है और एलटीसी के गलत उपयोग को रोका जा सकता है। पात्रता। कर्मचारी को एलटीसी लेने से पहले कम से कम 1 वर्ष की लगातार सेवा पूरी करनी होगी। अवकाश के प्रकार। एलटीसी सभी प्रकार की छुट्टियों में लिया जा सकता है। अर्न लीव, कैजुअल लीव, सीसीएल, स्टडी लीव, वेकेशन। यात्रा वर्ग क्लास। यात्रा के समय नियम के अनुसार निर्धारित वर्ग में यात्रा करनी होगी। उदाहरण के तौर पर एक नया भर्ती कर्मचारी 1 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद छुट्टी पर रहते हुए होम टाउन एलटीसी ले सकता है। नियम 7 अतिरिक्त प्रावधान भाग 1 नवीन भर्ती। पहले 4 साल के ब्लॉक में 3 होम टाउन एलटीसी और 1 सभी भारत एलटीसी का विशेष लाभ मिलता है। तकनीकी इस्तीफे वाले को अगर कर्मचारी दूसरी सरकारी पोस्ट ज्वाइन करता है तो एलटीसी का अधिकार आगे भी जारी रहेगा। विशेष क्षेत्र। इसमें
उत्तर पूर्व लद्दाख, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में काम करने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त विकल्प और आपातकालीन यात्रा रियायत मिलती है। उदाहरण के तौर पर 2023 में भर्ती कर्मचारी 2031 तक पहले 4 साल के ब्लॉक में 3 होम टाउन एलटीसी और 1 सभी भारत एलटीसी ले सकता है, ऑल इंडिया एलटीसी ले सकता है। नियम 7 अतिरिक्त प्रावधान भाग 2 निलंबन यानी सस्पेंशन। निलंबित कर्मचारी एलटीसी का लाभ नहीं ले सकते, लेकिन उनके परिवार के सदस्य पात्र हैं। स्थापना या फिर डेपुटेशन। डेपुटेशन पर कर्मचारी पीएसयू या केंद्रीय सरकार के एलटीसी नियम चुन सकते हैं जो बेहतर हो। विकलांग कर्मचारी। हाथ पांव में विकलांग कर्मचारी एलटीसी अपने साथी के साथ ले सकते हैं। पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी अलग अलग एलटीसी दावा कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर निलंबित अधिकारी की पत्नी अभी भी एलटीसी यात्रा कर सकती है। नियम 8 एलटीसी के प्रकार। होम टाउन एलटीसी हर 2 साल के ब्लॉक में एक बार लिया जा सकता है, दूरी की परवाह नहीं। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में तैनात अधिकारी जिसका होम टाउन जयपुर है वो एलटीसी ले सकता है, भले ही दूरी केवल 250 किलोमीटर हो। सभी भारत एलटीसी यानी ऑल इंडिया एलटीसी 4 साल के ब्लॉक में एक बार भारत में कहीं भी यात्रा के लिए अगर ली जाए तो उसी ब्लॉक का होम टाउन एलटीसी खत्म माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर दिल्ली का अधिकारी 2022-25 ब्लॉक में केरल जाता है तो यह होम टाउन एलटीसी की जगह लेगा। विशेष विकल्प। जिन कर्मचारियों का परिवार होम टाउन में रहता है वे हर साल अकेले होम टाउन यात्रा कर सकते हैं, अन्य रियायतों के बजाय। इससे परिवार की यात्रा में फ्लेक्सिबिलिटी और भारत की यात्रा में सुविधा मिलती है। नियम 9 एलटीसी ब्लॉक की गिनती। एलटीसी उसी ब्लॉक में गिना जाता है जिसमें यात्रा शुरू होती है, चाहे वापसी यात्रा अगले ब्लॉक में क्यों न हो। उदाहरण के तौर पर कर्मचारी 29 दिसंबर 2023 को यात्रा शुरू करता है तो 2022-23 का ब्लॉक माना जाएगा। 5 जनवरी 2024 को लौटता है, इससे 2022-23 वाले ब्लॉक में ही गिना जाएगा। परिवार के सदस्य अलग अलग समय पर अलग अलग समूह में यात्रा कर सकते हैं। इससे एलटीसी का सही उपयोग होता है और अलग अलग ब्लॉकों में ओवरलैपिंग क्लेम्स नहीं होते। ये नियम रूल 10 के कैरी ओवर प्रावधान के साथ मेल खाता है। नियम 10 एलटीसी का कैरी ओवर। यदि किसी ब्लॉक में एलटीसी का उपयोग नहीं किया तो इसे अगले ब्लॉक के पहले वर्ष में ले लिया जा सकता है। सीमित शर्त। ऑल इंडिया एलटीसी केवल तभी कैरी ओवर हो सकती है जब दूसरे 2 साल के ब्लॉक का होम टाउन एलटीसी कैरी ओवर किया गया हो। उदाहरण के तौर पर यदि कर्मचारी 2022 या 23 में होम टाउन एलटीसी नहीं लेता तो उसे 2024 में कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। इसके बाद 2022 से 25 ब्लॉक की सभी भारत एलटीसी ही कैरी फॉरवर्ड होंगी। इसका उद्देश्य समय पर एलटीसी लेने को प्रोत्साहित करना और वास्तविक जरूरतों में लचीलापन देना है। अलग अलग यात्रा स्थल ऑल इंडिया एलटीसी के क्षेत्र में सरकारी कर्मचारी या परिवार के प्रत्येक सदस्य अलग अलग स्थानों पर यात्रा कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि परिवार वही स्थान चुने जो कर्मचारी ने चुना हो। उदाहरण के तौर पर अधिकारी गोवा जाता है, पत्नी होम टाउन जा सकती है, बच्चे राजस्थान जा सकते हैं, सभी एक ही 4 साल के ब्लॉक में। ये नियम परिवार के व्यक्तिगत यात्रा विकल्प और अलग अलग जरूरतों को मान्यता देता है। रूल 12 यात्रा का अधिकार। डीओपीटी ओएम्स के अनुसार यात्रा का अधिकार टीए नियमों के समान है, क्योंकि ये ओएम है 13 जुलाई 2017 का। मतलब कि एलटीसी के कर्मचारियों को वही सुविधा मिलेगी जैसे टीए ट्रैवलिंग अलायंस नियमों में दी गई है, लेकिन लेवल 6 से 8 के कर्मचारियों के लिए हवाई यात्रा की अनुमति नहीं है। स्पेशल रिलैक्सेशंस विशेष छूट। विकलांग कर्मचारी अपना या किराए पर टैक्सी इस्तेमाल कर सकता है, जो कि इसकी जानकारी ऑफिस मेमोरेंडम 28 अक्टूबर 2009 में दिया गया है कि एक विकलांग कर्मचारी अपना या किराए पर टैक्सी इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई विकलांग कर्मचारी ऑफिस जाने के लिए टैक्सी लेता है तो एलटीसी में रिइंबर्स्ड होगा। आईटीडीसी या फिर एसटीडीसी या फिर आईआरसीटीसी टूर। एलटीसी के लिए मान्य जो बुकिंग एजेंसीज हैं उनके बारे में ओएम 30 जुलाई 2002 और 26 मार्च
2008 में बताया गया है। मतलब सरकारी प्रमोटेड टूर पैकेज पर भी एलटीसी मिल सकती है। आईआरसीटीसी एयर प्लस रेल पैकेज वो भी रीइम्बर्सेबल है। उदाहरण के तौर पर एयर और रेल का कंबाइंड पैकेज लेना संभव है और खर्च रीइम्बर्स्ड भी होगा। ये ओएम 2 दिसंबर 2009 में बताया गया है इसके बारे में। बच्चे 5 साल से छोटे बच्चों के लिए एयर किराया रीइम्बर्स नहीं है। 5 से 12 साल उम्र के बच्चों के लिए वास्तविक रेल किराया रीइम्बर्स्ड है। राजधानी शताब्दी दुरंतो और तेजस ट्रेनों की डायनामिक फेयर ये मान्य है। हवाई टिकट बुकिंग नियम ये 2022 और 23 के ओएम्स में है। केवल 3 एटीएस से बुकिंग की अनुमति है। ये है बीएलसीएल, अशोक ट्रेवल्स और आईआरसीटीसी, यानी बामन लॉरी, अशोक ट्रेवल्स और आईआरसीटीसी। कर्मचारी को सबसे कम किराया चुनना होगा। आपातकाल में जेएस स्तर की अनुमति से छूट संभव है। जेएस मतलब जॉइंट सेक्रेटरी, इस स्तर की अनुमति से छूट संभव है। उदाहरण के तौर पर अगर पे लेवल 8 का अधिकारी फ्लेक्सी फेयर पर राजधानी ट्रेन से यात्रा करता है, पूरी रिइंबर्समेंट मिलेगी। हवाई टिकट बुकिंग के नियम में यही है कि अगर आप कोई भी बुकिंग करना चाहते हैं तो आपको इन 3 ट्रैवल एजेंट से ही बुकिंग करनी पड़ेगी एजेंसी के मामले में, या फिर आप डायरेक्ट जो एयरलाइंस है उधर से भी बुकिंग ले सकते हैं। इसमें सबसे कम किराया चुनना होगा और उसका एक स्क्रीनशॉट भी आपको लगा के देना होगा। उस दिन का पर्टिकुलर डे का जो सबसे कम फेयर दिखा रहा है उसका एक स्क्रीनशॉट आपको उसका भी प्रिंट आउट क्लेम के साथ देना होगा। रूल 13 रीइंबर्समेंट। केवल सबसे छोटा सीधा मार्ग रीइंबर्सेबल है। स्थानीय या आकस्मिक खर्च शामिल नहीं है। लंबा मार्ग या मिश्रित रेल क्लास में रीइंबर्समेंट अलग अलग होगी, जिसमें इंटाइटल क्लास प्लस लोअर क्लास होते हैं। उदाहरण के तौर पर दिल्ली मुंबई शॉर्टेस्ट फेयर 2000 रुपये है, लेकिन अधिकारी जयपुर से गया, केवल 2000 ही रीइंबर्सेबल है। विशेष प्रावधान सर्कुलर टूर टिकट्स केवल सामान्य किराए रीइंबर्सेबल है। स्लीपर या फिर रिजर्वेशन चार्जेस फर्स्ट और सेकंड क्लास में रीइंबर्सेबल है। आईआरसीटीसी इंटरनेट या फिर ई टिकटिंग चार्जेस रीइंबर्सेबल है। उदाहरण के तौर पर अधिकारी दिल्ली से कोलकाता आईआरसीटीसी में से बुक करता है तो उसको बेस फेयर प्लस ई टिकटिंग चार्ज रीइंबर्स हो जाएगा। असामान्य खर्च जो कि एडमिसिबल नहीं है। निजी अनाधिकृत एजेंट को दिया गया सर्विस चार्ज रीइंबर्सेबल नहीं है। निजी या स्थानीय परिवहन नियमित से जो बाहर है वो भी रीइंबर्सेबल नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर दिल्ली चंडीगढ़ निजी टैक्सी से जाता है जबकि बस उपलब्ध है तो रीइंबर्सेबल नहीं है वो। एडिशनल अलाउंसेस जीएसटी, सेस या सरकारी कर रीइंबर्सेबल है। कैटरिंग चार्जेस योग्य ट्रेनों पर रीइंबर्सेबल है। कैंसिलेशन चार्जेस केवल सरकारी कारणों से अगर किए गए हों तो रीइंबर्सेबल है। उदाहरण के तौर पर यदि आधिकारिक आदेश से यात्रा रद्द हो जाए तो एयरलाइन कैंसिलेशन फी रीइंबर्सेबल होगा। निजी वाहन का उपयोग यदि कोई सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं है 200 किलोमीटर तक, मतलब दोनों तरफ के 100 किलोमीटर, निजी वाहन का अमाउंट रीइंबर्सेबल है। अधिकारी को सेल्फ सर्टिफिकेशन देना होगा। उदाहरण के तौर पर नजदीकी रेलवे स्टेशन और दूरस्थ गांव के बीच कोई बस नहीं है, टैक्सी का किराया रीइंबर्सेबल होगा। एलटीसी दावे यानी क्लेम्स की समय सीमा। इसमें सबसे पहले जो अवकाश की स्वीकृति होती है उसे 5+3 दिनों में करना होता है। एलटीसी एडवांस या फिर नगद भुगतान होता है, उसे भी 5 या 3 दिनों में क्लेम करना होता है। दावा सत्यापन क्लेम का वेरिफिकेशन 10+3 दिनों में करना होता है। डीडीओ या फिर पीएओ से जो उसका निपटान होता है वो भी 5+3 दिनों में करना होता है। इसका उद्देश्य जल्दी रिइंबर्समेंट और पेंडिंग मामलों में कमी लाना है। रूल 14 दावा फोरफिट की शर्त। एलटीसी रिइंबर्समेंट का दावा वापसी यात्रा पूरी होने के 3 महीने के भीतर जमा करना जरूरी है अगर कोई अग्रिम राशि नहीं ली गई है तो। अगर समय पर नहीं जमा किया तो दावा हमेशा के लिए फोरफिट हो जाएगा।
इसमें विशेष परिस्थिति क्या है कि यदि फाइनेंशियल एडवाइजर की सहमति हो तो 6 महीने तक दावा स्वीकार किया जा सकता है। कोई अगर अग्रिम न लिया गया हो, एडवांस ना लिया गया हो तो बिना डीओपीटी से रेफरेंस लिए। उदाहरण के तौर पर अधिकारी जून में यात्रा करता है लेकिन दावा दिसंबर में जमा करता है तो दावा फोरफिट हो जाएगा। अगर सितंबर में जमा किया तो स्वीकार कर लिया जाएगा। अग्रिम राशि का प्रावधान। अग्रिम राशि, इसमें एडवांस मनी कितना मिलता है? यात्रा के अनुमानित रिम्बर्सेबल किराए का 4/5वां हिस्सा दोनों तरफ के लिए दिया जाएगा। परिवार अलग अलग यात्रा कर रहा है तो अलग अग्रिम दिया जा सकता है, एडवांस दिया जा सकता है, अलग अलग अग्रिम दिया जा सकता है आगे और वापसी दोनों यात्रा के लिए यदि अवकाश 90 दिन से कम हो। यदि अवकाश 90 दिन से ज़्यादा है केवल आगे की यात्रा के लिए अग्रिम मिलेगा। यदि ऑनवर्ड यात्रा, आगे की यात्रा 30 दिनों में शुरू नहीं हुई तो अग्रिम राशि वापस करनी होगी। उदाहरण के तौर पर अधिकारी एलटीसी के लिए 40,000 एडवांस लेता है लेकिन 30 दिनों में यात्रा नहीं करता, राशि वापस करनी होगी उसे। रूल 15, एडवांस मनी पार्ट 2 और उसके नोट्स। आगे के टिकट माने ऑनवर्ड टिकट 10 दिन के भीतर प्रस्तुत करने होंगे। वापसी के 1 महीने के भीतर दावा क्लेम जमा करना अनिवार्य है। यदि नहीं हुआ तो अग्रिम राशि एक मुश्त वापस करनी होगी। मंत्रालय विशेष परिस्थिति में क्लेम स्वीकार कर सकता है यदि अग्रिम 3 महीने के भीतर वापस किया गया हो, ब्याज सहित। एलटीसी के साथ अर्न लीव एनकैशमेंट भी 10 दिन तक संभव है। उदाहरण के तौर पर अधिकारी एलटीसी लेता है प्लस 10 दिन अर्न लीव वो इनकैश करता है तो उसे लीव इनकैशमेंट का लाभ भी रिम्बर्समेंट के साथ मिलेगा। धोखाधड़ी वाले दावे, फ्रॉडुलेंट क्लेम्स। फर्जी एलटीसी दावा अगर है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई का कारण बन सकता है। कार्रवाई पूरी होने तक एलटीसी का लाभ नहीं मिलेगा। यदि दंड लगाया गया अगले 2 एलटीसी सेट खो जाएंगे, कभी कभी अधिक भी। यदि आरोप साफ हुए तो रोके गए एलटीसी बाद में अतिरिक्त सेट के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। पीएनआर नंबर एलटीसी दावों के लिए जरूरी है। उदाहरण के तौर पर अधिकारी फर्जी रेल टिकट जमा करता है, दोषी पाया गया, अगले 2 एलटीसी खो जाएंगे या फिर फोरफिट हो जाएंगे। रूल 17, इंटरप्रिटेशन। एलटीसी नियमों में किसी भी शंका या संदेह पर डीओपीटी से संदर्भ लेना जरूरी है। डीओपीटी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। उदाहरण के तौर पर प्रशिक्षण अवधि के दौरान एलटीसी लेने का संदेह डीओपीटी स्पष्ट करता है। रूल 18, पावर टू रिलैक्स, नियमों में छूट। मंत्रालय या फिर विभाग अनुचित कठिनाइयों के मामले में नियमों में छूट दे सकते हैं। कारण लिखित रूप में दर्ज कराना अनिवार्य है। इसके लिए डीओपीटी की सहमति जरूरी है। उदाहरण के तौर पर अधिकारी की एलटीसी यात्रा मेडिकल इमरजेंसी के कारण विलंबित हुई, छूट दी गई और दावा अवधि बढ़ा दी गई है। बचाव प्रावधान, सेविंग क्लॉज। सभी पुराने आदेश और निर्देश जो इन नियमों के विपरीत नहीं हैं जारी रहेंगे। ऐसे आदेश जो नियमों में नहीं बताए गए मामलों को कवर करते हैं तब तक मान्य रहेंगे जब तक उन्हें बदल या रद्द नहीं किया जाता। उदाहरण के तौर पर एलटीसी पर पुराने डीओपीटी ओएम जो भर्ती कर्मचारियों के लिए था तब तक लागू रहेगा जब तक नए नियम उसे बदल न दे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए मददगार रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। जितना हो सके अपने दोस्तों और साथियों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन नियमों के बारे में जान सकें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक सीधे पहुंचे। आपका बहुत